सभी अभिभावकों को नमस्कार। आज आवश्यकता लगी कि कुछ बातें हैं जो आप सभी तक पहुंचानी चाहिए। वैसे तो अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें ऑडियो के माध्यम से कई बार मैं कुछ जानकारियां आपके साथ शेयर करता रहता हूं, परंतु आज लगा कि वीडियो के माध्यम से भी कुछ बातें आप तक पहुंचानी चाहिए। इसलिए आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसके माध्यम से कुछ बातें आपको कहना चाहता हूँ। आज की जो परिस्थिति है उससे कोई अनभिज्ञ नहीं है, आप सब लोग भी अवगत हैं। कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया प्रभावित है, लेकिन इसका प्रभाव अलग अलग जगहों पर अलग अलग देखने को मिल रहा है। दुनिया के ऊपर अगर आप अपन सोचेंगे तो दुनिया के अन्य देशों में इसने लोगों को ज़्यादा प्रभावित किया है बजाय कि अपने देश के। अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं लोग, और भी देशों में जो प्रभावित लोगों की संख्या वो ज़्यादा है भारत की बजाय, अगर अनुपात के हिसाब से, रेशो के अनुसार देखें तो। भारत का खान पान, यहाँ की जीवन शैली, ये सब इस तरह की है कि हमें ये वायरस ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाया। और इतनी बड़ी जनसंख्या का देश होते हुए, जब दुनिया में दूसरे नंबर पर अपना देश है जनसंख्या के अनुसार, पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर भारत है, और ज़्यादा पीछे नहीं है भारत जनसंख्या के अनुसार चीन से। तो इतना बड़ा जनसंख्या का देश होते हुए भी जो मृत्यु का आंकड़ा है वो बहुत अधिक नहीं है भारत में। संक्रमित होना अलग चीज है, संक्रमण बड़ा है, निश्चित रूप से संक्रमण बड़ा है, 4.5 लाख लोग संक्रमित हो गए हैं, लेकिन ठीक होने का जो अनुपात है, जो रिकवरी रेट है, वो भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। पूरे देश की रिकवरी रेट लगभग 58% हो चुकी है आज, यानी 100 में से 58 लोग तो चले गए हैं ठीक होकर के। और राजस्थान की बात करें तो ये और भी अच्छी है, 78%, यानी 100 में से 78 लोग ठीक होके जा चुके हैं घरों पर, बाकी लोग भी जाएंगे। तो मृत्यु का बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, 100 में से कोई 1-2 लोग, और वो भी वो लोग जो कि अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं पहले से, या जिनकी आयु ज़्यादा है, वही लोग इससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उन्हीं को ज़्यादा वेंटिलेटर वगैरह की आवश्यकता हो रही है। तो एक भगवान की कृपा है अपने देश पर कि इस तरह का बहुत बड़ा प्रभाव भारत में नहीं है। अपने यहाँ पर भी अगर अपन पर्वतसर की बात करें तो पर्वतसर में 2 बातें ध्यान में आती है। एक तो कुछ लोग इससे पॉजिटिव पाए गए जो बाहर से आए थे, और जो बाहर से आए हुए लोग पॉजिटिव पाए गए उनसे आगे नहीं बढ़ा संक्रमण। यानी अगर 2 लोग पॉजिटिव आए, कोई दिल्ली से आए हुए लोग, तो वो 2 से तीसरा कोई उससे इन्फेक्ट नहीं हुआ, इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं हुआ, आगे नहीं बढ़ा। शुरुआत में एक लेडीज कांस्टेबल आई थी पॉजिटिव, वो घर पर जाकर के लोगों के खाना भी खाया है, संपर्क में भी आई थी, लेकिन आगे किसी के स्प्रेड नहीं हुआ। तो स्प्रेडिंग नहीं है यहाँ पर, और जितने भी लोग पॉजिटिव थे वो इलाज होकर के नेगेटिव भी हो गए। लेकिन फिर भी जितनी हम ध्यान रख सकते हैं, जितना हम इससे बचाव रख सकते हैं, रखना चाहिए। लेकिन शिक्षा भी एक आजकल अनिवार्य आवश्यकताओं में आ गई है। पहले रोटी कपड़ा मकान, 3 ही चीज़ें बेसिक नीड्स में आती थी, मूल आवश्यकताओं में, लेकिन अब उसमें और भी कई चीज़ें जुड़ गई है, शिक्षा है, चिकित्सा है। तो शिक्षा आवश्यक है। अब इस परिस्थिति में जबकि लॉकडाउन कर दिया गया, सब चीज़ें बंद कर दी गई, हालांकि धीरे धीरे सब खुल गई, अब स्कूल ही केवल बंद है, स्कूल और मंदिर। तो स्कूल बंद है तो सरकार ने इसका ऑप्शन निकाला कि ऑनलाइन स्टडी शुरू किया जाए। अब ऑनलाइन स्टडी कहना तो सरल है, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या देश में, ये भी गौर करने वाली बात है। अमेरिका जैसे देश जो हैं, वहाँ पर
जो हर व्यक्ति है उनके पास में लैपटॉप अवेलेबल है, अच्छी नेट की स्पीड अवेलेबल है, तो वहां पर ये चीजें सरलता से की जा सकती है। लेकिन अपने जैसे देश में जहाँ एक तो शिक्षा इतनी अधिक नहीं है, लोग टेक्नोलॉजिकली लिटरेट नहीं है, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो वहाँ पर एकदम से चीज़ों को करना इतना सरल नहीं था। लेकिन ठीक है, इसके कारण से कुछ इस बारे में जानकारी बढ़ी है लोगों की, लोग इस बारे में आगे आए हैं। लेकिन स्कूल और क्लासरूम का जो ऑप्शन है वो ऑनलाइन नहीं हो सकता है। स्कूल में जो बालकों को संस्कार मिलते हैं, जो एक्टिविटीज मिलती है, गुरु और शिष्य के बीच का जो इंटरेक्शन होता है, वो सब चीज़ें ऑनलाइन में नहीं आ सकती है। लेकिन जब कुछ नहीं तो कुछ से तो थोड़ा बहुत भी अच्छा, इस सिद्धांत पर ऑनलाइन स्टडी चल रही है। तो आज का ये दृश्य हम सब जानते हैं, सब चीज़ें धीरे धीरे खुल रही है, स्कूल भी खुलेंगे, लेकिन कब खुलेंगे ये एक बड़ा प्रश्न है। कब खुलेंगे? अब पहले राजस्थान में आपको बताना चाहूंगा कि स्कूल खुलने का क्या सीन बन रहा है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी बयान देकर बैठे हैं कि 1 जुलाई को स्कूल खुलेंगे हमारे। 24 तारीख यानी ये जो गई है 24 जून से शिक्षक आएंगे स्कूलों में, वो आ चुके हैं, गवर्नमेंट टीचर्स जाने लग गए हैं। और 1 तारीख से जैसे शिविरा पंचांग में रेगुलर स्कूल खुलते हैं, खुलेंगे। इसके विपरीत केंद्र के जो शिक्षा मंत्री है, मानव संसाधन विकास मंत्री, केंद्र में शिक्षा मंत्री नहीं होता, तो MHRD मिनिस्टर होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्टर, वही शिक्षा मंत्री होते हैं। तो वो बयान देकर बैठे हैं कि 15 अगस्त से पहले स्कूल नहीं खुलेगी, उसके बाद ही स्कूल खुलने की स्थितियां बनेगी। तो दोनों के विरोधी बयान है। और राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने भले ही ये कहा है कि 1 जुलाई से स्कूल खुलेगी, लेकिन साथ में एक लाइन ये भी ऐड कर दी है कि लेकिन फिर भी हम केंद्र सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, उसका पालन करेंगे। और केंद्र सरकार तो कह ही रही है कि 15 अगस्त के बाद ही स्कूलें खुलने की स्थिति बनेगी। अब इस परिदृश्य में बाकी अन्य राज्य सरकारें 30 जुलाई तक की घोषणाएं चल रही है चारों तरफ। और इसमें ये बात भी ध्यान करने जैसी है कि 15 अगस्त के बाद अगर स्कूलें खुलना शुरू होती है तो ये भी बात तय है कि सारी क्लासें एक साथ नहीं खुलेगी। पहले गवर्नमेंट 11-12 को खुलेगी, उसके बाद 9-10 को खुलेगी, उसके बाद 6-7-8 खुलेगी, स्टेप बाय स्टेप खुलेगी चीज़ें, स्कूल्स वगैरह। और वो भी ऑब्जर्व करती रहेगी गवर्नमेंट उसको कि क्यों ठीक तरह से चल रहा है ना सब। तो ये जो प्रक्रिया चलेगी खुलने के बाद में, पहले 11-12, उसके बाद 9-10, उसके बाद 6-7-8, फिर प्राइमरी, ये प्रक्रिया चलते चलते शायद 1 मंथ, 1 महीना निकल जाएगा। यानी खुलने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी लगभग 1 महीने बाद में प्राइमरी स्कूल्स खुलेंगे, ऐसा अनुमान लग रहा है। यानी अगर 15 अगस्त के बाद खुलना शुरू होती है तो अगस्त के बाद सितंबर, यानी ऐसी संभावना है कि अक्टूबर तक आ सकता है, अनुमान है ये, और इसकी संभावनाएं ज्यादा है। हाँ, कुछ विशेष हो गया तो बात अलग है, खुल भी सकती है, लेकिन उसकी संभावनाएं कम है खुलने की। अपन तो यही चाहते हैं खुले, जल्दी से जल्दी खुले, बच्चे आए स्कूल में, हम पढ़ाएं उनको। लेकिन जो संभावनाएं है उस पर अगर अपन गौर करेंगे तो ये संभावनाएं ज़्यादा है कि ये अगस्त सितंबर तक, यानी अगर अपन सितंबर में अगर स्कूलें खुलेगी तो जुलाई अगस्त सितंबर, यानी आने वाले 3 महीने, ये मैं बहुत खास महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ, आने वाले 3 महीने और बच्चों को घर रहना पड़ सकता है। 1 जुलाई, फिर उसके बाद कह देंगे जुलाई लास्ट, फिर कह देंगे 15 अगस्त, फिर अगर खोलना शुरू किया तो सितंबर आएगा। और इस बीच में अगर कोरोना ने थोड़ी गति पकड़ ली तो और थोड़ा आगे खिसक जाएगा। आने वाले समय में लग रहा है कि हो सकता है ऐसा, और इसकी संभावनाएं हैं कि बच्चों को और 3 महीने घर पर रहना पड़ सकता है। अब वो चाहिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप खिसकते खिसकते चला जाए।
एकदम से नहीं कहे गवर्नमेंट, धीरे 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 करते करते आ जाएगा अक्टूबर। तो आने वाले समय में इस तरह की संभावनाएं लग रही है, क्योंकि अगस्त में अगर स्कूलें खुलना शुरू होती है तो एकदम से नहीं खुलेगी सारी, स्टेप बाय स्टेप खुलेगी और उसमें लग जाएगी लगभग महीना भर प्राइमरी का नंबर आते आते। तो ये आज की अब स्थिति है। अब आप सोचिए 3 महीने तो हो चुके हैं, अप्रैल मई जून, और जुलाई अगस्त सितंबर और हो जाए तो 6 महीने तक रेगुलर बच्चे घर पर रह जाएंगे, और ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी एजुकेशन के हिसाब से। तो अब अपने को थोड़ा सजग हो जाना चाहिए, मैं कहना ये चाह रहा हूं। इतने दिन क्या था कि चलो छुट्टियां चल रही है, छुट्टियां रहती है गर्मी की, कोई खास बात नहीं है, जुलाई में स्कूल खुल जाएगी। लेकिन अब अपने को अलर्ट हो जाना चाहिए कि जरूरी नहीं है जुलाई में स्कूल खुल जाएगी, हो सकता है अब 3 महीने और आपके बच्चों को घर पे रहना पड़े। तो इसलिए अब सजग हो करके हमें ऑनलाइन स्टडी की तरफ ध्यान दे लेना चाहिए। इतने दिन तो हम आशा में थे कि खुल जाएगी, लेकिन अब उस आशा में और समय निकालना बुद्धिमानी नहीं है। और हम लोगों ने ऑनलाइन स्टडी शुरू कर दी जैसे ही लॉकडाउन हुआ, उसके लगभग थोड़े से ही दिनों बाद में स्टार्ट कर दी थी। एक टाइम टेबल बना करके रेगुलर हम लोग वीडियो भेज रहे हैं। अब इसमें 2 प्रकार से ऑनलाइन स्टडी चलती है। एक तो जो कुछ ऐप होते हैं, जैसे वीडियो कॉलिंग आपने देखी होगी, वीडियो कॉलिंग करते हैं अपन किसी का, हम उसको दिखते हैं, वो हमें दिखता है, इसको वो वीडियो कॉलिंग कहते हैं। और जब 2 लोगों के से ज़्यादा लोग वीडियो कॉलिंग में जुड़ जाते हैं तो उसको कॉन्फ्रेंसिंग कह देते हैं। वो एक तरीका है जिसमें कॉन्फ्रेंसिंग कई लोग, यानी बच्चों को वीडियो कॉलिंग में जोड़ लिया और टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा ये कि सबका व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया और टीचर अपने अपने वीडियो बना करके ग्रुप में डाल रहे हैं और बच्चे उनको देख रहे हैं, उसके अनुसार काम कर रहे हैं। लेकिन अब दोनों में देखिए, मैंने कल कुछ मटेरियल इसके बारे में डाला, तो मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि वो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला तरीका है अपने यहाँ पर सूटेबल नहीं है। वो सूटेबल कैसे नहीं है? एक तो उसमें एक फिक्स टाइम रखना पड़ता है, भाई क्लास सुबह 9 बजे लगेगी तो 9 बजे सबको ऑनलाइन आना पड़ेगा। अब क्या है, अपने यहाँ पर मोस्टली घर में एक ही मोबाइल होता है और जो कमाने खाने वाले लोग होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, तो बच्चों घर पर वो फिर स्मार्टफोन रहता नहीं है। अब मान लो क्लास में 25 स्टूडेंट्स है, 5 स्टूडेंट्स के पास है, तो अपन तो ज़्यादा लोगों को बेस मान करके चलेंगे ना कि अपनी जो सुविधा अपन दे रहे हैं वो ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचे। कोई खास 2 लोगों के लिए थोड़ी अपन कोई प्रोग्राम चलाएंगे, खास कोई 5 लोगों के लिए थोड़ी चला रहे हैं। अगर कोई व्यवस्था 10 लोगों तक पहुँचती है, 20 लोगों तक पहुँचती है, तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। तो अब अगर अपन कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पढ़ाते हैं तो कितने लोग जुड़ेंगे उसमें? 2 लोग, 4 लोग, मैं जहाँ तक सोचता हूँ। अभी वीडियो भी ज़्यादा लोग नहीं देख पा रहे हैं, अब मैं उसको उसीलिए ये वीडियो मेरे को डालना पड़ रहा है। तो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाएंगे क्योंकि एक फिक्स टाइम होगा, 2-4 लोग जुड़ेंगे, उसके आगे नहीं जुड़ पाएंगे। पहली बात तो जुड़ नहीं पाएंगे ज़्यादातर लोग। दूसरी बात, उसमें अच्छी स्पीड रहेगी नेट की तो वो लाइव चलेगा। नेट की स्पीड डाउन हो गई, मान लो टीचर जहाँ रह रहा है वहाँ पर स्पीड डाउन हो गई, तो वो टेलीकास्ट ही नहीं होगा, जाएगा ही नहीं, मतलब चीज़ें साफ नहीं दिखेगी सामने की तरफ। फिर किसी बच्चा कोई जहाँ रह रहा है वहाँ अगर प्रॉपर स्पीड नहीं मिली उस टाइम 9 बजे का टाइम, मान लो कोई भी टाइम जो फिक्स किया, उस टाइम नेट डाउन हो गया तो वो उसको नहीं देख पाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स आएगी कॉन्फ्रेंसिंग में। एक तो नेट की स्पीड की, दूसरी एक ठीक एकदम एग्जैक्ट टाइम पर जुड़ने की, और तीसरी बात क्या है कि जैसे मैं आपको अभी वीडियो बना करके बोल रहा हूँ, अब सोचिए मैं अगर बुक से पढ़ाता हूँ, अभी एक तो बुक नहीं है बच्चों के पास, बुक्स अवेलेबल है मार्केट, इसमें शॉप पर ले सकते हैं आप,
लेकिन अभी अगर किसी के पास बुक नहीं है और मैं बुक मेरे सामने पड़ी है, जैसे मैं ये रख लेता हूँ, मेरे पास बुक पड़ी है, मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें से, आपको तो बुक नहीं दिख रही है, मुझे जरूर दिख रही है, आपके पास तो बुक है नहीं। अब मैं इसमें से पढ़ रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बुक में क्या लिखा हुआ है वो आपको नहीं दिख रहा है, मुझे जरूर दिख रहा है, टीचर को दिख रहा है। लेकिन अगर मैं जो अपनी वाली टेक्निक से पढ़ाता हूँ, जिसको स्क्रीन रिकॉर्डर कहते हैं, उसमें लाइन चलती रहती है, बुक की लाइन वीडियो में दिखती रहती है क्या लिखा हुआ है बुक में। अभी मेरा चेहरा दिख रहा है, टीचर का चेहरा, तो चेहरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बुक दिखे उसको, क्योंकि बुक है नहीं उसके पास। अगर सबके पास बुक्स हो तो फिर अच्छा है, फिर तो टीचर के पास भी बुक है, सबके पास बुक है, तो टीचर बुक से पढ़ा रहा है तो बच्चे बुक से देख सकते हैं। लेकिन वो कब अच्छा है कि जब सबके पास बुक्स हैं और सब बुक्स में भी देख पा रहे हैं, टीचर को भी देख पा रहे हैं। अभी जब बुक्स नहीं है तो बाकी बस बुक्स तो है नहीं, टीचर को ही देखेंगे। तो अब टीचर का चेहरा दिखे या बुक दिखे, दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप खुद सोच लीजिए। बुक दिखना ज्यादा बेनिफिशियल है, ज्यादा फायदे वाली चीज ये है कि उसको स्क्रीन पर बुक दिखे क्या लिखा हुआ उसमें। अभी जो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, बोर्ड क्लासों के अलावा बाकी लोकल क्लासों की ऑनलाइन स्टडी नहीं चल रही है स्कूलों में, कोई इक्की दुक्की चल रही है। तो उनकी क्या लेवल क्या है उनका, आप कभी गौर करना उस पर। एक खाना पूर्ति जैसा हो रहा है। अब जैसे मैंने बताया, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो लोग पढ़ा रहे हैं, वो क्या है कि लाइन टू लाइन तो पढ़ा नहीं सकते बुक में से, तो वो अपने मन से पढ़ाते हैं। तो वो जो बुक में मटेरियल है वो पूरा कवर नहीं होता ढंग से, यानी लाइन टू लाइन चलते नहीं, लेसन टू लेसन। ठीक है, एक समरी जैसी बता दी, टॉपिक जैसा बता दिया, जनरल टॉपिक बता दिए, ग्रामर जैसा। बुक में जो टेक्स्ट बुक है उसमें से नहीं पढ़ा सकते, वो ग्रामेटिकल पार्ट ले लिया, तो ये कमी रहती है फिर उसमें। और हम जो टेक्निक यूज कर रहे हैं उसमें लाइन टू लाइन हम पढ़ा रहे हैं। उसमें स्टार्ट कर दिया था हमने लॉकडाउन होते ही, लगभग कईयों में तो काफ़ी लेसन्स हो चुके हैं। और हम लोग ये भी नहीं कर रहे हैं कि कोई दिन में 4-5 घंटे पढ़ाएं तो उस पर आंखें दुखने लग जाएगी या कोई हेल्थ का इश्यू आ जाएगा। हर क्लास के लिए एक वीडियो देते हैं, उतना आधा घंटे का लगभग, वो देख ले, उसमें दिया हुआ काम कर ले, तो उसकी 1-2 घंटे पढ़ाई हो जाएगी, उतना सफिशियंट है। उतना कवर करेंगे बच्चे तो आगे भी बढ़ जाएंगे हम, लेकिन उतना ही नहीं हो पा रहा अभी। तो कुछ बच्चे इंटरेस्टेड रहे, वो कर रहे हैं काम, तो जो कर रहे हैं उसको फायदा मिलेगा। तो ऑनलाइन स्टडी पे इतने दिन अगर ध्यान नहीं दिया है तो अब देना चाहिए, क्योंकि और 3 महीने जा सकते हैं। खुल जाए तो अच्छा है, हम लोग भी यही चाहते हैं खुल जाए, लेकिन अगर नहीं खुली तो आने वाले 3 महीने और घर पे बैठना पड़ सकता है बच्चों को। तो आप सोचिए, 3 महीने खराब हो जाएंगे आगे वाले, अगर आप ऑनलाइन स्टडी से नहीं जुड़ेंगे तो। इसलिए अब सीरियसली वीडियो देखिए, हर सब्जेक्ट के आ रहे हैं, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं ना, वैसे ही हम पढ़ा रहे हैं वीडियो में। वही टीचर पढ़ा रहा है जो रेगुलर क्लास में पढ़ाता है। कई लोग क्या है, कई स्कूलों में जो ऑनलाइन स्टडी चल रही है ना, वो क्या करते हैं, वीडियो यूट्यूब से ले लेते हैं रेडीमेड। यूट्यूब पे बहुत मटेरियल पड़ा है, वहां से कोई दूसरी स्कूल के वीडियो या कोई बने बनाए वीडियो लेकर के पेस्ट कर देते हैं ग्रुप में। तो वो दूसरे टीचर पढ़ाते हैं उनको, तो वो कहाँ से समझ में आएगा। अपने यहाँ एक ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने यहाँ तो जो रेगुलर टीचर पढ़ाता है ना, उसको क्लास में वही टीचर वीडियो में पढ़ा रहा है और लाइन टू लाइन पढ़ा रहा है, क्लास में जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ा रहा है। उसको बुक भी दिख रही है स्क्रीन पर। इतना जो एफर्ट है, इतना जो प्रयास है, वो और कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिल पाएगा आपको। बोर्ड की क्लासेज में भी नहीं होता, इतना नहीं चल रहा है ऑनलाइन में। तो अपन जो कर रहे हैं वो बेस्ट है, मैं बता रहा हूँ आपको, हर प्रकार से टेक्निकली भी बेस्ट है और मटेरियल वाइज भी बेस्ट है। तो उसका लाभ उठाना चाहिए, बच्चों को फायदा लीजिए उसका। तो ये एक तो सीरियसली अब आपको जुड़ना चाहिए ऑनलाइन से। बच्चों को अवेलेबल करवाइए, उनको दिखाइए। 2 विषय ये थे। एक तीसरा विषय है फीस का। अब कई प्रकार की वातावरण चल रहा है, कई प्रकार की बातें चल रही है, उसमें मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि स्कूल जो है वो रेगुलर चल रही है। नो स्कूल नो फीस,
जैसा कुछ नहीं है। बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन स्कूल जो है वो रन कर रही है। देखिए, 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो फीस जो होती है ना, वो सेशन की होती है, सत्र की होती है, कि ये इस सेशन की फीस है, महीनों की फीस नहीं ली जाती। उसको 4 इंस्टॉलमेंट में जरूर लेते हैं अपन, लेकिन वो सेशन के लिए फीस है। जैसे आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, मान लो बीएड कर रहा है कोई, तो बीएड फर्स्ट ईयर की फीस है, वो फिक्स फीस है। अब वो उसमें कितनी क्लासें लगती है वो अलग चीज है। ऐसे ही ये क्लास की फीस होती है, उसको अपन बराबर 4 टुकड़े करके उसके और 3-3 महीनों के गैप से लेते हैं, ताकि एक 3-3 महीने का अंतराल मिल जाए सबको। उसका मतलब ये नहीं है कि वो उन महीनों की फीस है, वो फीस उस सेशन की है और उसके 4 इंस्टॉलमेंट बनाए हुए हैं। एक तो ये है, इसलिए महीने कोई छुट्टियों की फीस लेते हैं, तो छुट्टियों की फीस कभी नहीं लेते हैं। स्कूल जितने टाइम रन करती है, जो हम आपसे फीस लेते हैं, वो जितने टाइम जितने महीने स्कूल रन करती है उसी की फीस है। वो केवल 4 टुकड़े किए हुए हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट बनाई हुई है। इसलिए छुट्टियों को कोई मैटर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, स्कूल रन कर रही है, हमारे कर्मचारी लोग होते हैं, वो रेगुलर स्कूल में आ रहे हैं, स्कूल में नहीं आ रहे हैं तो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्कूल में स्कूल का जो मेंटेनेंस है, भाई जी है, टीचर्स है, तो वो अब मान लीजिए हम लोग ऑनलाइन बंद कर देते हैं, तो क्या हम उनको निकाल दें, टीचरों को फ्री कर दें उनको कि भाई अब आप 6 महीने फ्री हो? अब मान लो मैं फ्री कर भी देता हूँ, तो पहली बात तो ये अमानवीय हो जाएगा 6 महीने के लिए किसी को फ्री कर देना। हमेशा भी छुट्टियों में जो हमारा परमानेंट स्टाफ होता है उसको पेमेंट देते हैं हम, तो छुट्टियों में हम उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते कि छुट्टियां हो गई तो आप फ्री हो गए। वो भी, उसका भी परिवार, स्कूल से जो लोग जुड़े हुए रहते हैं उनका भी परिवार है, सब अपने अपने बारे में सोचते हैं। स्कूल से जुड़े हुए भी जो कर्मचारी हैं उनका भी परिवार है। आखिर जब हम बात करते हैं कि शिक्षक या स्कूल और पेरेंट्स का जो संबंध है वो क्या इतना ही है कि जैसे ही थोड़ा सा इस तरह का वातावरण हुआ और हम हाथ छिटक दिया अपन ने, आप भले ही छिटक सकते हैं, हम लोग नहीं छिटक सकते। आप, हमारा एक परिवार है, उसके आप भी एक सदस्य हैं और हम लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब ठीक है, आप लोग उसको ले नहीं रहे, वो अलग चीज़ है, लेकिन हमारी सेवाएं ठीक है। इस दौर में हम रेगुलर क्लास नहीं लगा पा रहे हैं, तो वो हमारी मजबूरी है, नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन वर्किंग चालू है हमारी ओर से। और वर्किंग चालू नहीं भी होना तो भी आखिर स्कूल से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका हित देखना, उनका भरण पोषण करना, ये जिम्मेदारी होती है किसी भी संस्था की। संस्था से जुड़े हुए लोग कहाँ जाएंगे? तो इसलिए फीस तो रेगुलर देनी है, क्योंकि स्कूल चालू है। स्कूल केवल क्लास लगेगी तो ही स्कूल नहीं है, स्कूल की हर व्यवस्थाएं चालू है अभी। मेनली जो स्टाफ होता है स्कूल में, बाकी जो खर्चे होते हैं वो बहुत कम होते हैं, 80% सैलरी होती है, बाकी भी बिजली है, पानी है, सब चल रहा है। पेड़ लगे हुए हैं, पौधे हैं, उनको रेगुलर पानी देना पड़ता है, बिजली रेगुलर चल रही है, बाई जी है तो मेंटेनेंस रोजाना चल रहा है, तो सारा चल रहा है, कुछ भी बंद नहीं है। और बंद कर भी दिया जाए तो भी जब तक हम उनको रखेंगे, जैसे स्कूल में कोई बच्चे का नाम लिखा देते हैं, तो जब तक उसका नाम कटता नहीं है तब तक उसकी फीस चालू रहती है, भले ही वो 10 दिन नहीं आए, 15 दिन नहीं आए, स्कूल तो रन कर रही है ना, स्कूल तो चल रही है। अब कोई नहीं आए तो वो उसकी लुकआउट है। तो ये सारी चीजें हैं। और इसके बाद में एक बात और मैं बता दूं कि पेरेंट्स, फीस माफ होने वाला कोई इशू नहीं रहा है, कई अफवाहें चलती रहती है। पेरेंट्स गए थे हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने भी यही कहा है कि स्कूल रन कैसे करेगा, वो अपने कर्मचारियों को सैलरी कैसे देगा। आप तो ठीक है, आप तो अपना देख रहे हैं, लेकिन स्कूल की जो व्यवस्था है वो कैसे मेंटेन होगी। तो इसलिए हाई कोर्ट ने खारिज कर दी पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन ये एक नैतिक रूप से भी देखिए आप इस चीज को, कि जब स्कूल की व्यवस्थाएं चल रही है, रन कर रही है, तो फीस तो रेगुलर चल रही है। अब अच्छा तो ये रहता है कि आप रेगुलर फीस जमा कराएं।
हम लोग काम कर रहे हैं, आप फीस जमा करानी चाहिए आपको, सबसे अच्छा तो यही है। अदरवाइज वो ये खुलने के बाद में फिर लेनी पड़ेगी, आप पे भी बोझ बढ़ जाएगा और हम भी अभी परेशान होंगे। तो रेगुलर देनी चाहिए फीस, और जो नहीं देंगे वो उनको खुलने के बाद देनी होगी। देखिए ये कोई भी नहीं सोचे कि फीस माफ़ हो जाएगी। माफ़ होने का मतलब है कि फिर ये इन महीनों की जैसे हम लोग अपनी जेब से सैलरी दे रहे हैं अभी, तो वो या कहीं से मैनेज कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, या कहीं भी से भी व्यवस्था चल रही है, तो वो फीस तो आनी है, फीस तो लेंगे ही। और मान लो कोई आदेश आ जाता है गवर्नमेंट का, तो ठीक है, उसको फॉलो करेंगे, उसको आगे एडजस्ट कर देंगे अगर किसी की फीस जमा है। और अगर इस तरह का कोई आदेश आता है, वैसे तो हाई कोर्ट तो खारिज कर चुका है, तो उसको आगे एडजस्ट हो जाएगी अगर कोई है तो रेगुलर फीस जमा करानी चाहिए और ऑनलाइन से जुड़ना चाहिए। अगर फिर भी कोई नहीं जुड़ना चाहता है तो वो उसकी इच्छा है। 3 महीने कई लोगों को फर्क नहीं पड़ता है बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, वो 3 महीने बैठे रह गए, 3 महीने और सही, तो उनको कोई परवाह नहीं है। तो ऐसे लोगों का तो कोई उनको क्या कहें। लेकिन जो थोड़े भी जागरूक हैं उनको अब थोड़ा सजग होना चाहिए और ऑनलाइन से जोड़ना चाहिए, रेगुलर वर्क करना चाहिए, वीडियो सुनना चाहिए, कोई समस्या है तो पूछना चाहिए। तो ये इस तरह की समय में ये कुछ बातें हैं जो ध्यान में करने की है। और सारांश में ये है कि इस समय में ऑनलाइन से जुड़िए, ऑनलाइन स्टडी से बच्चों को जोड़िए, उनकी हेल्प कीजिए काम करने में थोड़ा, ताकि रेगुलरिटी चलती रहे। कोर्स आगे जा रहा है, बढ़ रहा है। कईयों में अभी आज मेरे को हम लोगों ने मीटिंग की थी आज स्टाफ की, तो बता रहे थे इंग्लिश वाले सर की 5th में मेरा आधा कोर्स हो गया बुक में से। तो चल रहा है कोर्स आगे, कई बच्चे कर भी रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो उनको बेनिफिट रहेगा, जो नहीं कर रहे हैं वो बैठे हैं, बहानेबाजी करते रहिए। टाइम तो जा रहा है, टाइम तो नहीं रुकेगा, ये 3 महीने और चले जाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं, सजग रहिए। और फीस भी जमा करानी चाहिए आप लोगों को, ताकि स्टाफ और स्कूल दिक्कत में नहीं आए। अदरवाइज खुलने के बाद बोझ आप पे ही पड़ने वाला है। तो अच्छा है कि हम स्कूल का भी ध्यान रखें और अपना भी बोझ कम करते रहें। तो ठीक है, आज कुछ टॉपिक्स पर मुझे कुछ बातें क्लियर करनी थी, तो वो मैंने करने की कोशिश की है। बच्चों का हित हम भी चाहते हैं और उसके लिए लगे हुए हैं। आप अगर तुलना करेंगे ना, कहीं पर भी किसी भी स्कूल से तुलना करेंगे, और कहने को ऑनलाइन स्टडी चल रही है, सब में नहीं चल रही, कुछ में चल रही है और कुछ चलाएंगे, लेकिन आप जब तुलना करेंगे ना, आप देखना कभी वीडियो उनका और अपना, तो कितना इफेक्टिव बन रहा है अपना, कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आधा घंटे का वीडियो बनाने के लिए कई बार 1 घंटे स्टडी करनी पड़ती है, या बुक्स चेंज हो गई है तो उसकी स्टडी करनी पड़ती है, या टेक्निकली कई बार फॉल्ट आ जाता है वीडियो में, फिर वापस बनाना पड़ता है। ये इतना सरल नहीं है, हर कोई चीज़ सरल नहीं है, तो मेहनत इसमें भी लग रही है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे पीछे नहीं रहें। अगर दूसरी जगह कोई स्कूल के बच्चे अगर ऑनलाइन स्टडी का लाभ ले रहे हैं, तो हमारे बच्चे पीछे नहीं रहने चाहिए, और हर काम अपने बेस्ट होना चाहिए। आदत है अपनी की जो काम है वो बेस्ट होना चाहिए, तो इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन भी है तो बेस्ट होनी चाहिए। दिखावा नहीं करना अपने को कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, अरे सूटेबल क्या है आज के वातावरण में, अपने पेरेंट्स के लिए सूटेबल क्या है, ज़्यादा इफेक्टिव क्या है, वो चीज़ करेंगे हम, दिखावा थोड़ी करना है। तो जो सूटेबल है, जो बेस्ट है वो कर रहे हैं, जो काम है उसको भी बेस्ट तरीके से कर रहे हैं। आपको भी विद्यालय का, स्कूल का हित सोचना चाहिए, और बाकी तो जो होगा वो सामने आ ही जाएगा। तो ठीक है, समय का उपयोग करिए, बच्चों का हित को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन से जुड़िए, और फीस भी जमा कराते रहिए। ठीक है, खुश रहिए, समय का उपयोग कीजिए, और थोड़े विपरीत समय है, निकल जाएगा, कुछ तो निकल गया है, निकल जाएगा, लेकिन इसमें हम अपना धैर्य बनाए रखें और अपना काम करते रहें। इस समय का को जाने नहीं दें, इसका लाभ उठाएं अपन। आपको भी कोई मन में जिज्ञासा है तो पूछना, कोशिश करेंगे हम भी। ठीक है, नमस्कार।